हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। दिमागी नक्सल, माओवादी सोच वाले लोग पार कॉरिडोर्स में घुसे बैठे रहे और इस सोच का असर पॉलिसीज पर पड़ता रहा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे पर चाइना के माओ का जिक्र और डिबेट प्रेमियों को मिल गया दिन का कीवर्ड। खैर, और बातें भी की सेमीकंडक्टर्स पर, युवा शक्ति पर, महिला आरक्षण पर 2022 से स्पीच का जो पैटर्न चल रहा है वो प्रधानमंत्री ने तोड़ा नहीं। ऑप्टिमिज्म भर भर के दिया, मगर करप्शन और नेपोटिज्म, वंशवाद पर बोलते हैं तो बोले इस बार भी। और क्या बोले वो मिलेगा आज की न्यूज एंड एनालिसिस में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13th इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी। इंदिरा गांधी का जो 11 कॉन्जिक्यूटिव स्पीचेस वाला रिकॉर्ड है वो पहले ही वो तोड़ चुके हैं। इस बार की हाईलाइटिंग बात ये रही कि पहली बार लाल किले पर पीएम्स एड्रेस से पहले वंदे मातरम की धुन बजी, क्योंकि हमारे नेशनल सॉन्ग के 150 साल पूरे हुए हैं। जो विवादों में वो रहा वो अलग। थीम रही युवा शक्ति। मुंह से जेनजी का नहीं बोला उन्होंने, जो हमारे जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को एक्सपेक्टेड था कि कुछ बोलेंगे, बहुत चल रहा है आजकल। मगर ट्रेस करेंगे तो विकसित भारत 2047 की जर्नी में जेनजी को सेंटर में रखा गया है। करीब 5000 खास स्पेशल गेस्ट बुलाए गए थे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, किसान और स्टार्टअप वाले, ये लोग मिलाकर। सबसे पहले लगभग 1 घंटे 16 मिनट चले इस भाषण के मेन पॉइंटर्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी प्रधानमंत्री की स्पीचेस लिखते हैं उनको शायद ये साफ ब्रीफ मिला हुआ है कि एक नया एब्रिविएशन या टर्म कॉइन करना ही करना है। सो इस बार भी देश को मिला है 2027 तक विकसित भारत बनाने के लिए सप्तधारा विजन, 7 धारा स्ट्रीम्स, गति शक्ति, रेल, हाईवे, पोर्ट कनेक्टिविटी और सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेद, फिल्म, गेमिंग, वेव समिट जैसी बातें इसमें आई हैं। इसमें 2014 के फ्रजाइल 5 के टैग से निकलकर सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी बनने, 50 इंडियन कंपनीज को फॉर्च्यून 500 में शामिल करने और मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने का रोड मैप दिया गया है। अगले पॉइंट पर मैं जा सकूं इससे पहले आपको एक चीज समझानी होगी जो मैंने खुद समझी पहले। फ्रजाइल 5, ये देखिए, ये कोई ऑफिशियल इकोनॉमिक कैटेगरी नहीं है, ना आईएमएफ की, ना वर्ल्ड बैंक की। ये सिर्फ एक कैची फ्रेज था जो 2013 में मॉर्गन स्टैनली, एक बहुत बड़ी कंपनी, इन्वेस्टमेंट वगैरह की दुनिया में आप लोग जानते होंगे, उनके एक एनालिस्ट थे जेम्स लॉर्ड, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। जब यूएस फेड ने अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वापस लेना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगा, इस लिस्ट में तब ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की थे। इन सब का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, करेंसी गिर रही थी और ग्रोथ के लिए ये विदेशी पैसे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। इंडिया का केस स्पेसिफिकली बहुत बुरा था। 2012 में करंट डेफिसिट जो था हमारा सीएडी, वो जीडीपी का 5.1% तक पहुंच गया था। माने एक्सपोर्ट से जितना हम लोग कमा रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च हो रहा था। और जैसा कि मैंने ये बताया कि एक बार का लेवल था जो बाद में बार बार मीडिया और इन्वेस्टर्स कोट करते रहे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। एआई, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स की वजह से बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को देखते हुए एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है। इसी डेकेड में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स चालू करने, 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट और डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए समुद्र मंथन मिशन चलाने की बात कही है। हर बार भाषण में एक नए इस तरह के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम लॉन्च होते हैं, सो वैसा हो। जेनजी और यूथ पर स्पेशल फोकस रखते हुए अगले 1 साल 1 करोड़ युवाओं को फ्री एआई स्किल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोचिंग देने का ऐलान भी किया। साथ ही 2036 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देश भर में स्पोर्ट्स टैलेंट हंट और पिछले 10-12 सालों में 650 नई यूनिवर्सिटीज और 850 मेडिकल सीट्स जोड़ने का जिक्र किया गया। टेक रिलायंस और चिप शॉर्टेजेस से निपटने के लिए बताया कि भारत के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुके हैं और अगले 7-8 सालों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किए जाएंगे। ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस स्केलेबिलिटी पर बात करते हुए बताया कि भारत
40 देशों के साथ FTAs यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो कंक्लूड किए हैं। इंडियन फार्मा कंपनीज और बैंक्स को दुनिया के टॉप 5 बैंक्स में शामिल कराने की बात कही है। वो कैसे करेंगे ये वो बताएंगे, हमें नहीं बताया। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पाइप्ड गैस सप्लाई का जो स्केल बढ़ा है उसे भी अपनी स्पीच में बोस्ट किया। अच्छा, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने वाली जो वुमेन्स कोटा वाला जो बिल है उसको लेकर जो पूरी डिबेट चल रही है उसे बिना किसी रुकावट के लागू कराने की खुली अपील की ऑपोजिशन पार्टी से भी। ऑपोजिशन का नाम आया है तो मैं एक एंगल और खोल रहा हूं यहां पर, फिर आगे बढ़ेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस का एब्सेंस इस इवेंट से कायदे से विपक्ष को होना लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है। रेड फोर्ट का पूरा इवेंट डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है और इन्विटेशन कार्ड पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भेजे जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। इस साल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऑफिशियली इनवाइट गया था मगर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? 2 साल पहले हुई एक घटना की वजह से। देखिए 2014 से 24 10 सालों तक लोकसभा में कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पोस्ट थी वो खाली थी, कोई था ही नहीं, उतनी सीट्स नहीं थी। 2024 में जब राहुल गांधी पहली बार LOP बनकर रेड फोर्ट गए तो उन्हें 5th रो में बैठाया गया ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ, जबकि राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जयशंकर यानी जो 4 बड़े पोर्टफोलियोज हैं और CGI फ्रंट रो में थे। टेक्निकली टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में LOP की पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर होती है। कांग्रेस ने इसे पेटी माइंडसेट और लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस कहा। सरकार का जवाब यह था कि भाई इस बार पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, उनके मेडलिस्ट को स्पेशल गेस्ट बनाया था, इसीलिए इस तरीके का अरेंजमेंट हमने किया। अब जैसा अरेंजमेंट रहा ऐसा चला तो वो आए नहीं। न लोकसभा LOP राहुल गांधी आए, न राज्यसभा LOP मल्लिकार्जुन खड़गे। कितनी बातें की, करने वाली कितनी बातें, मगर चला क्या? दिमागी नक्सल, कीवर्ड जी वी टोल्ड यू। देश को पीछे खींचने वाली दिमागी नक्सल से सावधान रहने की हिदायत दी है प्रधानमंत्री ने। रहिएगा, पर आसपास किसी से पढ़े लिखे से पूछ लीजिएगा कि ये होता क्या है, वरना बहुत मूर्ख लगेंगे। खैर आगे चलें, इससे पहले एक बार पॉलिटिकल एनालिस्ट का वर्जन लेते चलते हैं कि वो इस स्पीच को कैसे रीड करते हैं। जो 12 बार उन्होंने भाषण दिया है उनमें और आज के भाषण में बहुत अंतर था। अंतर इस लिहाज से था कि आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से 12 साल की उपलब्धियां देश के सामने रखी गई। एक एक बिंदु, एक एक प्रोजेक्ट, एक एक आंकड़ा उन्होंने देश के सामने रखा। उसका कारण था कि जिस तरीके से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को लेकर एक नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत में इस समय पर पिछले 12 साल में जो सरकार है उनके नेतृत्व वाली, उसका एक ही एजेंडा है और वो है विकास और भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाने का। इसके लिए उन्होंने आज एक नया शब्द दिया, वह है रफ्तार से विस्तार तक। और उसी स्लोगन को लेके उन्होंने सारी स्थितियां स्पष्ट की कि भारत सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा वो ठीक नहीं है और भारत सरकार का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। अगर भाषण की फाइन रीडिंग आप भी करें या मैं भी करूं तो पता चलेगा कि यह भाषण 2 अलग अलग ट्यून्स को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जीत, EU-US की जो डील्स हैं उनका जिक्र आना, स्टेबल गवर्नमेंट और रिलायबल इकोनॉमी का भरोसा देना। दूसरी तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन पर हमला। इसको स्मार्ट स्पीच कहेंगे। दोनों बातें हो गई भाई, यही काम है। प्रधानमंत्री के तौर पर ना भी हो, भाजपा नेता के तौर पर तो है ही, जिसे अपनी सरकार बचानी और चमकानी है, तो उस लिहाज से ये स्पीच स्मार्ट कही जा सकती है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, पर पिछले साल जिस US टैरिफ टेंशन और 25% पेनल्टी वाले माहौल में प्रधानमंत्री ने हम झुकेंगे नहीं कहा था, इस साल उसी ट्रेड रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ पेश किया गया। नैरेटिव देखिए आप, एक साल में डिफेंसिव से ट्रायम्फेंट मोड शिफ्ट। यही होता है, यही करते हैं। कंक्लूड करने से पहले ना एक बार मैं ध्यान उस पैटर्न तक ले जाना चाहता हूं जो 2014 से अब तक चला आ रहा है, द एवोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। शुरुआती दौर 2014 से 16 वाला मान लीजिए, वो समय था पूरी तरह से अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास वाला, शौचालय, जनधन, डिजिटल इंडिया जैसी बातें, और क्रिटिक्स भी उनकी हाजिर जवाबी के मुरीद थे। नया नया सब खुमार था। फिर नोटबंदी और GST के बाद 2016-18 पहला ऑर्गेनाइज क्रिटिसिज्म आया। कांग्रेस ने उस स्पीच को सबसे निराशाजनक कहा था। जुमले वाला नैरेटिव भी यहीं से मजबूत हुआ था। 2019 आते आते एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि पहले पुलवामा, फिर बालाकोट, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, एक राष्ट्र एक संविधान। तो जो विकास की भाषा थी वहां से वो हटकर नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी सेंटर में आ गई। और यहीं से क्रिटिक्स ने भी मेजॉरिटेरियन लीनिंग यानी बहुसंख्यक यानी हिंदू अपीजमेंट भी साफ साफ पॉइंट करना शुरू किया।
2020 से 22 वाला वक्त जो था वो कोविड और आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आपको याद होगा स्पेशल पैकेजेस अनाउंस होते थे। मगर कोरोना की सेकंड वेव ने सारी सरकारी अचीवमेंट्स को क्वेश्चन मार्क में डाल दिया, कटघरे में डाल दिया। 2022 में 75 साल पूरे होने पर पंच प्राण और अमृतकाल जैसे भव्य फ्रेम्स आए, वहीं फिर करप्शन और नेपोटिज्म पर डायरेक्ट अटैक शुरू हुए। ऑपोजिशन की डिफेंस टैक्टिक्स ये थी कि अभी की हालत का जवाब बिना 25 साल के आगे की बात करते हुए क्यों कर रहे हो, पहले अभी की बात करो। 2023-24 G20 होस्टिंग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर हमला और तीसरे टेन्यूर से पहले स्पीच में सेक्युलर सिविल कोड की आहट सुनाई दी। 2025 में फिर पहलगाम और ऑप सिंदूर के बैकड्रॉप में सिक्योरिटी सेल्फ रिलायंस की बातें ही लोडेड रही, पर कुछ कमेंटेटर्स ने इसे हिंदुत्व लहजे में फिसलना भी कहा। तो कुल मिलाकर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो क्या है कि अच्छे दिन से शुरुआत होती है, विकास से बात होती है, फिर उसी के बीच में जुमले वाला नैरेटिव आता है क्योंकि उस भरोसे को तोड़ता है, फिर नेशनलिज्म, सेल्फ रिलायंस, अमृतकाल और अब सीधे आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पॉलिटिकल अटैक्स तक। आप नोटिस करेंगे कि हर साल भाषा जो है वो भव्य होती जा रही है, लक्ष्य दूर होता जा रहा है। 2022 से 2047 नए नए शब्द आ रहे हैं, आत्मनिर्भर, अमृतकाल और अब सप्तधारा, लेकिन इसी प्रोपोर्शन में ऑपोजिशन के काउंटर्स भी तीखे हो गए। अगर हमने कुछ मिस किया है तो कमेंट्स में बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी बताइए। बाकी देखते रहिए जिंदाबाद।